स्वागत है। आज हम सूर्यबाला द्वारा रचित कहानी दादी और रिमोट का पठन पाठन करेंगे। कहानी इस प्रकार है। चूंकि इसके सिवा कोई चारा न था, दादी ले आई गई गांव से, हिलती डुलती ठेंगती ठंगाती, लाकर ऊंची इमारतों वाले शहर के 7वें माले पर पिंजरे की बूढ़ी मैना सी लटका दी गई। यानी गांव में रहती थी, शहर में आ गई, 7वीं मंजिल पर मकान है, वहां रहती हैं। नीचे झांको तो झाई आए और ऊपर देखो तो एक पे एक डब्बा पे डब्बा से धरे आसमान पे लटके घर। इतने की आसमान नजर आता ही नहीं। पूर्व वाली खिड़की से देखा सिर्फ बालिश्त भर आसमान का नुच्चा सा टुकड़ा, उसी में रात बिरात झांक जाते कुल जमा 4-6 तारे। यानी आसमान दिखाई नहीं देता है, न सप्तऋषि न शुक्र तारा। और सवेरा जैसे जंग छिड़ी हो कहीं। अब सुबह का वर्णन कर रही है बूढ़ी औरत जो है। भोर हुई नहीं कि भागम भाग चालू, अड़ाक फड़ाक खुलते बंद होते दरवाजे, जूते चप्पल कंघी स्त्री अफड़ा तफड़ी और अपने अपने थैले बक्सियां लटकाए सब दरवाजे से बाहर। बाप दफ्तर चलाने, माँ कॉलेज पढ़ाने, बेटे बेटी स्कूल, यानी सभी घर से बाहर चले जाते हैं। दरवाजा भेड़ती मालकिन हर रोज बाहर निकलते हुए जंग बहादुर से वही एक हिदायत दोहराती। जंग बहादुर नौकर है जो काम करता है कि वह दादी के लिए रोटियां दाल और सब्जी मेज पर ढक कर दरवाजा पूरी चौकसी से बंद करता जाए। दादी को भी यही समझाया जाता कि कोई कितनी भी घंटी मारे खोलना नहीं है। इसमें से हर एक के पास हम में से हर एक के पास चाबी तो है ही, यानी घर की चाबी हमारे पास है और हम जो भी आएगा अपने आप खोल कर आ जाएंगे, तो आप किसी के कहने पर दरवाजा मत खोलना। सो आधे पौने घंटे बाद जंग बहादुर भी दादी से वही हिदायत दोहराता, बीड़ी का सुट्टा मारता, दरवाजे से बाहर हो जाता। यानी काम करने के बाद जंग बहादुर नौकर भी खाना रख करके चला जाता और माँ को यही हिदायत देता कि आप दरवाजा न खोलें। अब 2-4 माला फेरने के बाद दादी सारे गांव के टोले पड़ोस और नाते पट्टीदारों को कोसना शुरू कर देती, जिन्होंने बिना लाग लपेट के सीधम सीध शहर के ठिकाने पर चिट्ठी तान दी थी कि आगे समाचार है। यानी जो दादी माँ है जब गांव में रहती थी तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसके बेटे के पास चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या लिखा कि आपकी माँ को शहर जाने के लिए लोगों ने राजी कर लिया, यानी शहर जाना के लिए अब वो मान गई है। अब आप फौरन से पेस्तर आओ, यानी जल्दी आओ और डायरेक्ट लिया ले जाओ और जल्दी ले जाओ सीधे। उनकी जमीवारी संभालो, काहे से कि आप जान लो उम्र और बुढ़ाया शरीर अब पूरी तरह पक के चूप पड़ने को है, लेकिन मानती फिर भी नहीं। टोल पड़ोस का हेत हवाल लेने, यानी पड़ोसियों की सुध बुध लेने गिरती भराती हर कहीं पहुंच जाती है। 2-3 मर्तबा तो ऊंचे खाले लुढ़क भी चुकी है। अब मल्लम पट्टी और डॉक्टर वैद्य का उतना सरंजाम हमारे बस का कहाँ। यानी पड़ोस वालों ने चिट्ठी में ये लिखा है। और शहर में जानो कि आपका आलीशान मकान, नौकर टहलुए, शान शौकत के सारे बंदोबस्त, तो आप जांगर पुरुष से थकी अपनी बूढ़ी माता की सेवा करके, यानी जो मेहनत करके अब थक गई है, बूढ़ी हो गई है, उस माँ को इहलोक परलोक सुधारो और हम भी आपकी थाती आपको सुपुर्द कर गंगा नहाएं। भाई आपकी जो अमानत है आपको दे दें, इसलिए चिट्ठी को तार जानो और आकर उन्हें अपने साथ
ले जाओ, इस बार वे जरूर चली जाएंगी। फिरने की कोशिश करती रहती, फिर थक कर अपनी कोठरी में आकर रिमोट का बटन दबा देती। 2 4 10 हफ्ते बीतते न बीतते दादी उदास हो ली। पेटी का रंगारंग जादू बेअसर साबित होने लगा, यानी अब वो टीवी से उब गई। दादी खेत खलियान घड़ी पोखर ढूंढती तो उधर बड़े बड़े रंगीन फूलों वाली आदमकद फुलवारियां दिखती, यानी रिमोट का बटन दबाती, खेत खलियान कोई ऐसे सीन देखना चाहती, लेकिन उसमें बड़े बड़े फूलों वाली फुलवारियां दिखती। गांव सीमांत तलाशती, गांव के नज़ारे देखना चाहती तो घुटनों तक घाघरी चढ़ाए, सीना उघाड़े, होश पे हो बेहोश, फूहड़पने पर उतरी छोकरियां, यानी उसे वो लड़कियां इस तरह की ड्रेसअप में दिखती। बाकी पूरे समय धाएं धाएं छूटते गोला बारूद, ताड़ ताड़ दगती बंदूकें, कहीं उघड़ी खाल, कहीं लिथड़ते शरीर, रिश्ता खून। तो इस प्रकार के सीन उसे टीवी पर देखने को मिलते। पहली बार देखा तो दिमाग चकराया और वहीं की वहीं घुमटा खा के लुढ़क गई थी, यानी इन नज़ारों को देख करके वह बेहोश हो गई। 5-10 मिनट में पानी के छींटे मार गुलाब का शरबत पिला के दुरुस्त किया गया होश हवास लौटे तो खिसियाई। सबके सामने सफाई दी, गोला बारूद वाली बटन निकाल दो, जान थोड़े ही देनी है, मैंने तो राधे कृष्ण के लिए बटन दबाई थी, भगवान लोग अब क्यों नहीं आते। यानी वो कह रही है मैंने रिमोट से बटन जो भगवान के भजन आते हैं उसको सुनने के लिए दबाई थी, लेकिन इसमें तो ये गोलियां चलने वाली बटन दब गई है, इसको आप निकाल दो इसमें से। बच्चों ने ठहाका लगाया। अब जो आप जो आ गई हैं, सारे भगवान भाग खड़े हुए। फिर समझाया गया, सब कुछ रोज रोज नहीं आता, हम लोग सारे दिन तो रहते नहीं, बटन दबा दबा कर देख लिया कीजिए, ओके। और दादी रिमोट दादी के हाथों में थमा कर चलते बने। लेकिन शाम को बच्चों के पिता ने सुना तो एक झोंके में सब पर दहाड़े, निकाल बाहर करो टीवी उनकी कोठरी से, वरना हमारी गैर हाजिरी में कुछ हो हवा गया तो कौन जिम्मेवार होगा। ए नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ इतना काफ़ी नहीं क्या, बाकी समय चुपचाप माला जपे बस। तो अपनी माँ के लिए वो ऐसा कह रहा है। माला के नाम से दादी का दिल बैठ गया, जैसे पढ़ाई के नाम से बच्चों का, लेकिन अधेड़ हुए बेटे के सामने कहें तो कैसे। चुपचाप सांस रोके अपने लिए किए गए फैसले का इंतजार करती रही। पूरे समय दिल धड़कता रहा, बस अब कोई आया पेटी उठा के ले जाने। यानी उसे अब ये भय हुआ कि बेटे ने कहा था कि टीवी बाहर निकाल दो तो कोई ना कोई आएगा और टीवी को उठा ले जाएगा। कहीं कुंडा खड़कता, जान मुंह को आ जाती। अच्छा हो या बुरा, समय काटने का साथी तो है न। यानी टीवी को अब अपना साथी समझने लगी। चला जाएगा तो क्या करेगी दिन भर, ले दे के वही एक खिड़की जिसके बगल वाली बिल्डिंग पर कफन सी सपाट दीवार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, यानी एक दीवार दिखती है और कुछ नहीं। लगता है जैसे ऊंची उठती दीवार के बीच चिन्ह दी गई हो, यानी मुझे जैसे कि दीवार के बीच में चिन्ह रखा हो। खैर देर रात तक कोई नहीं आया तो उन्हें ढांढस बंधा, गई नहीं पेटी, यानी टीवी लेने कोई नहीं आया, बच गई। पर बटन दबाने की भी हिम्मत न पड़े, हत बुद्धि सी रिमोट लिए बैठी रही। बैठे उकता गई, यानी बोर हो गई, न रिमोट छोड़ते बने न माला उठाते बने, हार कर रिमोट पकड़े पकड़े ही अचानक बटन दब गई। अरे सामने पेटी पर तो सावन के झूले हिंडोले और रंग बिरंगी ओढ़नियां फहराती लड़कियां तीज कजली गा गा के झूला झूल रही थीं। सब की सब बिछुए टीके मेहंदी महावर कंगन चूड़ियों से लैस, यानी सबने उतने श्रृंगार किए हुए थे जितने श्रृंगार और सज्जा की दादी कल्पना कर सकती थी, उससे कई कई गुना ज्यादा। इतना श्रृंगार जुटता किसे है, यानी इतना श्रृंगार कहाँ से लाती हैं। दादी का जी लहक उठा। पेटी वाला गांव तो बड़ा खुशहाल गांव है। पेटी यानी टीवी।
टीवी पर जो गांव का सीन दिखा है वो तो गांव खुश लगता है। जगदम्बे माता सबके सुख सुहाग की रक्षा करें। तो उन औरतों के साज श्रृंगार को देख करके उनके सुख सुहाग का अमर रहे, रक्षा करे भगवान, ऐसे उन्हें आशीष देने लगी। मगन मन दादी लड़कियों के सुर में सुर मिलाकर गाने की कोशिश करने लगी। टीवी में जैसे गा रही हैं वैसे वो भी कोशिश करती है। सावन ऋतु आई धीरे धीरे, सावन ऋतु खोले मोरे सजना चंदन केवड़िया, चुनर मोरी भीजे धीरे धीरे, सावन ऋतु आई धीरे धीरे। सुनते सुनते दादी पूरी तरह तन्मय हो गई। गीत के बोलों के हिसाब से शर्माने, लज्जाने और मुस्काने लगी। मुग्ध दृष्टि से टकटकी लगाए, फूलों के गजरे लिपटे, पेंगे बढ़ाते झूलों को देखती रही। देह दशा की सुध बुध बिसर गई, यानी भूल गई। आंखों के आगे बस सावन की झिरी, भीगी चुनर और चंदन केवड़िया कि पट से प्रोग्राम खत्म हो गया। एकदम अब कार्यक्रम खत्म हो गया। पर्दे पर कलाकारों के नामों की सूची बदलने लगी। दादी का सपना टूटा पर मन की हरियाई नीम पर वही झूले, यानी मन में तो वही चल रहा गाना, वही गाने पेंगे मारते रहे। अगला पूरे दिन भी वे अपनी खुरखुरी आवाज और थरथराते गले से 16 श्रृंगार चंदन केवड़िया का गीत निकालने की कोशिश करती रही। सारा दिन बहुत अच्छा बीता, उससे अगला भी, पर आखिर कितने दिनों तक वही एक गीत गाते रहा जा सकता था। दादी हर दिन बटन घुमाती रहती कि लड़कियां फिर आएं, फिर झूला झूलें, कजली गाएं, लेकिन वह गीत दोबारा नहीं आया। अलबत्ता बटन दबा दबा कर उसे ढूंढते रहने के दरमियान कभी किसी गरीब बेसहारा की झोपड़ी में आग लगाते लोग, कभी चीखती तड़पती लुगाई को नोचते खसोटते दरिंदे। गोली तो लोग यूं मार देते हैं जैसे कंचे खेल रहे हों। धाएं धाएं गोलियां चलती, पटापट हंसते खिलते इंसान खून से तरबतर धरती पर लौट जाते। कभी बाप की गोद में बेटा, कभी औरत की गोद में उसके आदमी का सिर बेजान लुढ़क जाता। तो इस तरह के सीन टीवी पर उसे दिखाई देते। टीवी पर लड़ाई, दंगे, मारपीट, गोलियां चलने के सीन देख करके दादी रोक न पाती, हिलक के रो पड़ती। बैन कह कह के, देखो देखो, अरे राक्षसों ने खड़े खड़े गोली दाग दी रे दैया, बेचारे निहत्थे बेकसूर पे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मार के पुलिया पार से छलांग लगा दी कसाईयों ने। अरे राम रहीम का पहरा उठ गया क्या रे, दुनिया से कहीं आग में जिंदा झोंक रही हैं, कहीं पानी में घोट घोट के, कहीं बिजली का करंट लगा के, कहाँ हो दीन बंधु दीनानाथ। तो इस प्रकार वह पुकारने लगती। उत्तेजना में सांस चलने लगती, ओठ लटपटाने लगते, हर छोटे बड़े को बुलाकर फूलती सांसों के बीच आंखों देखे अन्याय की दुहाई देने लगती। बताती बच्चों को सबको घर में, लेकिन बच्चे हंस पड़ते, लेकिन माँ झुंझला कर रिमोट छीन लेती। जब समझती नहीं तो देखना काहे का, सब कुछ को सच मान लेती है। जान छुड़ाने की गरज से किया उपाय जान की जहमत बन गया, यानी सोचा था कि इनका टाइम पास हो जाएगा, टीवी देखते रहेंगे, लेकिन ये तो हमारे लिए ही समस्या बन गया है। शुरू शुरू में मजा लेने वाले बाकी लोग भी क्रमशः दादी द्वारा वक्त बेवक्त उचारे जाते बैनों से आजिज आने लगे। यानी पहले तो दादी का मजाक करते थे, फिर धीरे धीरे सब बेचैन हो जाते और दादी जब उनको पुकारती तो आनाकानी करते या उसकी बात पर ध्यान न देते। एक बार घर की मालकिन ने किसी पड़ोसन के सामने परेशानी बयान की। उसने सुझाया, सुबह 9-10 के बीच चैनल 7 पर किसी महात्मा का प्रवचन आता है। वैसे महात्मा लगता तो पूरा गुरु घंटाल है, पर दादी का हिसाब बैठ जाएगा, वक्त कटी ही हो जाएगी। और अगली सुबह टाइम देखकर दादी के सामने बटन दबा दी गई। दादी गदगद ऐन सामने घर में लंबी दाढ़ी, तिलक तिरपुंड और गेंदे गुलाब की मालाओं से सुसज्जित महात्मा जी प्रकट हो गए। दादी को ऐसे लगा जैसे घर में ही आ गए हैं महात्मा। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें हैं, झंडियों से सजा पंडाल है,
खचाखच भरे आलम यानी बहुत लोग हैं। बैकग्राउंड में कैशियो टोन पर बजती बांसुरी की धुन, बीचों बीच रेशमी चादर से ढकी चौकी पर विराजमान महात्मा जी। और फिर क्या आवाज होती है टीवी में, जय बांके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, बंसी के बजैया, रास के रचैया, माखन चोर, बोलो यशोदा नंदन, कंस निकंदन, कन्हैया लाल की। फिर आवाज आती, जय। रसमगन झूमते गाते श्रोताओं का समवेत स्वर गूंज उठा। दादी हर्ष विवल आंखों से आंचल लगा आनंद अतिरेक से आंसू पोंछने लगी। बस अब तो रोज यही सिलसिला चल निकला। अपने सारे काम जैसे तैसे समेट गिरती लटपटाती दादी 8:30 से ही टीवी के सामने आ बैठती। बैठने के बाद साथ ही बेताबी बढ़ती जाती, कहीं देर न हो जाए, महात्मा जी पहुंच न गए हों पंडाल में। समझाने बताने से अब ज़्यादा फायदा नहीं। यानी वो यही समझती है कि मैं घर में ही महात्मा आ रहे हैं। बटन दबते ही कैसियो टोन की धुन के बीच मंद मंद मुस्काते, दाढ़ी संवारते महात्मा जी प्रकट हो जाते। दादी का पोपला मुंह नवोढ़ा सा खिल उठता, यानी दादी खुश हो जाती। टकटकी बंद जाती। महात्मा जी बीच बीच में चुटकुले भी छोड़ देते। पेटी के अंदर का पंडाल हंस पड़ता। पेटी के अंदर यानी टीवी के अंदर बैठे लोग। दादी भी अब थोड़ा बहुत जानने समझाने पर भी कभी कभी रहा नहीं जाता उनसे। थोड़ी सकुचाती लज्जाती बच्चों से पूछती, महात्मा जी हम सबको देख रहे होंगे क्या? हाँ। फिर बच्चे मजाक करते, कल आपको उनकी चिट्ठी भी मिलेगी। दादी बच्चों की उद्दंडता और मस्खरी का बुरा नहीं मानती। उनका ध्यान तो भाव विभोर करने वाली धुन और प्रवचन में रमा रहता। अक्सर पंडाल में बैठे भक्त श्रोताओं की तरह वे भी झूमने की कोशिश करती। कभी कभी तो उन्हें अपने आप को तत्व ज्ञान प्राप्त होता भी महसूस होने लगता, यानी मुझे जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है ऐसा महसूस करती। लेकिन एक दिन बड़ा पंगा हो गया, पूरी फजीहत ही। दादी मगन मन और दिनों की तरह महात्मा जी का प्रवचन सुन रही थी। कैशियो टोन का वंशी वादन गूंज रहा था। बीच में उभरता महात्मा जी का स्वर भी, वह रास का रचैया, गोप गवालों का खिलैया, मोर मुकुटधारी, वृंदावन बिहारी, इस प्रकार बोल रहे थे महात्मा जी कि महात्मा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और कार्यक्रम पलट गया। शायद वह महात्मा जी के प्रवचनों वाला आखिरी कैसेट था और टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ी होने से 1-1.5 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद उस चैनल पर किसी और कार्यक्रम की घोषणा हो गई। इधर दादी का हाल बेहाल सुन सिकत की बैठे बिठाए हंसते बोलते प्रवचन करते महात्मा जी देखते देखते अंतर्धान हो गए। मुंह तक खुला का खुला। हाय कैसी तो छवि, कैसा ताज तेज। अब कहाँ देखने को मिलेगा मुखमंडल और कहाँ से सुनने को मिलेगी ब्रज की बांसुरी। यानी माँ को लगता है कि महात्मा जी अपने स्वर्ग सिधार गए, वहाँ बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए हैं, ऐसा सोचती है। उन्हें सही बात समझाने की काफ़ी कोशिश की गई, थोड़ी बहुत समझी भी, पर मन टूटा सो टूटा। उस पूरे दिन अन्न जल नहीं ग्रहण कर पाई। दूसरे दिन भी उदास, तीसरे दिन भी लस्त, अकेली कोठरी, पहाड़ सा दिन। आखिर सोग से उबरने के लिए यानी दुख से उबरने के लिए पुनः रिमोट की शरण में जाना पड़ा। यह भी डर था कि कहीं बेटे के कानों में बात न जाए कि फिर से पेटी की करामात के कारण दादी हलकान यानी बेचैन है, दुखी है, परेशान है। बेटा कम हठी नहीं, इस बार कहीं सचमुच हड़क कर पेटी हटवा दी तो, यानी ऐसा ना हो कि इस टीवी को हटवा दे। अतः धीरे धीरे दादी ने वापस सब कुछ देखना शुरू कर दिया। जो कुछ भी जब भी आता देखने समझने की कोशिश करती। पहले लगातार देखते हुए कुछ न कुछ टीका टिप्पणी भी
चलती रही। कभी लानतें भेजती, कभी कोसती, लेकिन फिर लोगों के झुंझलाने झल्लाने पर वह सब भी कम हो गया। यानी पहले तो टीवी पर देख करके दादी बड़बड़ाने लगती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना कम कर दिया। जब कभी मन घबराता, अकेलापन, उदासी काटती, बटन दबा देती। यानी जब उदास होती, अकेलापन महसूस होता तो टीवी का बटन दबा देती। धीरे धीरे मार धाड़ से डरना, रोना, कल्पना भी बंद। वालों को राहत मिली। अब अपने अपने काम से घर लौटने के बाद शाम को दादी उन्हें बेवजह घेरने घारने के बदले अपनी कोठरी में टीवी देखती मिलती, या टीवी देखने के बाद थकी आंखों को आराम पहुंचाती। अब वे जबरदस्ती के सिली सवालों से किसी को परेशान भी न करती, यानी किसी अटपटे सवाल नहीं करती थी अब। उलट कभी कभार बात चलने पर किसी प्रोग्राम को कितने हजार चिट्ठियां मिली, क्या क्या कीमती चीजें इनाम में थी, या साबुन तेल वाली छोकरियां कैसी घाघरी कैसा जंपर पहने थी, यह भी बताती। बड़ों और बच्चों दोनों के लिए अब दादी से मिली ये ज्ञानवर्धक सूचनाएं अतिरिक्त मनोरंजन का माध्यम हो गई। उन्होंने अब दादी को टेलीविजन इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। किचन में जेट स्पीड से दाल बघारता या रोटियों को फटाफट तवे से गैस पर फेंकता जंग बहादुर भी अब दादी की विस्तृत पूछा-पेखियों से मुक्त हो गया था। उसकी माँ की दवा, बाप की दारू, बहन की शादियों से संबंधित चिंताएं और सुझावों के साथ-साथ दादी की किचन में पहुंचकर की जाने वाली टोका-टोकी और दखल-अंदाजी भी बंद हो गई। अधेड़ बेटा घी दूध खाए तो ठीक, न खाए तो ठीक, उसके दफ्तर जाने से पहले जान है तो जहान है की नसीहत भी अब नहीं देती दादी। यानी पहले कहती थी कि बेटे को कि अच्छा खाओ, ताकि भाई शरीर है तो संसार है। स्थितियों के बाद साथ दादी के इस समझौते और समझदारी पर पूरा घर मन ही मन संतुष्ट और चमत्कृत था। देर आयत दुरुस्त आयत, सबकी जिंदगी अमन चैन से कटने लगी। दिन हफ्ते महीने पे महीने बीतते गए। अचानक इतवार की दोपहर नीचे आवाजाइयों से भरी सड़क पर कहीं गोलियां चलने जैसी आवाज आई और मिनटों में पूरी कॉलोनी लोमहर्षक उत्तेजना से सनसना गई। एक खौफनाक दहशत भरा सियापा सारी आवाजाइयों को निगल गया। पता चला क्या बात हो गई थी। ठीक 3 इमारतों पहले के कोने पर 2 नकाबपोश अजनबी एक 18 साल के लड़के पर गोलियां दागते निकल गए। लड़के का मृत छलनी हुआ शरीर हाथों में थामे बाप अवसन पथराया सा बैठा है। कोई पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। दम घोंट सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियों की दनादनाहट दर्ज हो गई। इतवार की दोपहर माँ बाप और बच्चे सभी घर पर थे, चेहरे आतंक से सहमे। यानी उस बुढ़िया के घर में भी सब हैरान है, ये बात उन्होंने सुनी या देखी। शायद छोटे वाले लड़के को ख्याल आया, भागा आया। एक स्वाभाविक उत्तेजनावश उसने सोती हुई दादी को झकझोर कर जगा दिया और जल्दी जल्दी एक सांस में पूरा किस्सा बयान कर गया। यानी दादी को भी वो बात बताई। दादी पहले तो जैसे कुछ सुन समझ ही नहीं पाई, फिर बच्चे से समझा कर बताने को उसने दोबारा बताया। इस बार बताते हुए डरा भी कि कहीं दादी ने रोना बिलखना शुरू कर दिया तो माँ से अलग फटकार मिलेगी। लेकिन आश्चर्य, दादी ने कोई हड़बड़ी या उत्तेजना नहीं दिखाई। आराम से टेक लगाती उठी, आंखों पर पानी के छींटे मारे, ऐनक लगाई और पोते को आधिकारिक सूत्रों की जानकारी सी देती शांत स्वर में बोली, मुझे मालूम है, कल से ही मालूम है, कल ही देखा था मैंने। लड़का कहता है, क्या आप होश में तो हो? अभी आधे घंटे पहले की बात है ये तो। यहाँ ठीक अपनी सड़क के नीचे गोली दागी और आप कहती हो कल से ही मालूम है। उसने दादी के लहजे की नकल की। एक ही बात है, दादी ने शांति से बच्चे को पुचकारा। अब ये तो आए दिन के टंटे हैं, कल पेटी में भी एकदम यही दिखाया था, रात दिन यही चल रहा है, आठों पैर।
फिर पोपले होठों पर जबान लटपटाती इत्मीनान से पूछ बैठी, चाय की हुड़क लग रही है? ज्यादा सोली क्या? जंग बहादुर ने चाय चढ़ाई कि नहीं? देख तो जरा बेटा। तो इतना कहकर कहानी खत्म हो जाती है। यानी दादी हकीकत में जब घटना घटी है तो उससे वह इतनी हैरान नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। टीवी में जो देख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये रोज की कहानी किस्से हो गए हैं। तो ऐसा चलता ही रहता है। तो वो भी जो वर्तमान में घटित हो रहा है उससे रूबरू हो चुकी है।